वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से साउथ अफ्रीका के रेफरेंस को लेके कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने उसमें बहुत सारे रीज़न देखे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना था। फ्रेंड्स, जब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान नहीं था। या तो ये कह सकते हैं कि जितना डिफ़िकल्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना साउथ अफ्रीका के लिए था, उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंडिया के लिए था। क्यों? आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया हुआ है। आप देखिए, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर्स। उसका रीज़न क्या था? भारत के लिए टफ क्यों नहीं था? आप देखो भारत की जो सिचुएशन थी। सबसे पहले तो भारत एक गुलाम देश था। वहाँ पे क्या हो रहा था? एट द टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वाज इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू द सिटीजन। मीन्स कि हम एक सब्जेक्ट के रूप में थे, कोई आता था हम पर रूल करता था और हमें जैसा चाहे वैसा काम करा देता था। बट अब हम सिटीजन बन रहे थे। इट मीन्स कि हमें कुछ राइट्स मिलने वाले थे, हमारे अपनी कुछ वैल्यू होने वाली थी। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा, जब हमें आज़ादी मिल रही थी तो उस समय पार्टीशन हुआ था हमारा ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। जब रिलीजन के बेस पे पार्टीशन हो रहा था और उस पार्टीशन में अप्रॉक्स 10 लाख पीपल मारे गए थे, उनकी डेथ हुई थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके कि भारत में बहुत सारी जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, मेजॉरिटीज़ हैं, उन सब को एक साथ ला के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो सबके लिए अच्छा हो, इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। ओके फ्रेंड्स, दो तो ये थे। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि भारत में उस समय भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं? कि जो पहले के राजा वगैरह थे, उनके जो खानदान वाले लोग हैं या उनके जो सक्सेसर हैं वो थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, उन्हें वो छूट दे रखी थी, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक शर्त रखी थी कि आप चाहो तो इंडिया में जा सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान में जा सकते हो, या अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इन प्रिंसली स्टेट को मर्ज करा लेना इंडिया में, क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट इंडिया के बीचों बीच थे। जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, दमन दीप हो गया, जम्मू कश्मीर हो गए, बहुत सारे थे इसी तरह से। तो इन सबको इंडिया में मर्ज कराना ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क था, और या डिफ़िकल्ट क्या कह लो, या कह लो कि अनसर्टेन टास्क था कि पता नहीं वो होंगे या नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, और उस समय इंडिया का फ्यूचर उतना सिक्योर नहीं लग रहा था जितना अब लग रहा है। तो इस कंडीशन में इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लेना वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अब हम बात करेंगे कि द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि चैलेंजिंग क्यों था, तो आप ये 3-4 पॉइंट बता देंगे। अब आ जाएगा द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की क्या था, कैसे बना धीरे धीरे। तो ये इस पैराग्राफ में आप हम देखेंगे, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेसी इंडिया शुड लुक लाइक। मतलब कि हमें ये नहीं देखना था कि साउथ अफ्रीका की तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दिखेगा। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हुई थी, उसमें हम सिर्फ आज़ादी नहीं चाहते थे, उसमें हम ये भी दिखा रहे थे कि हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए, हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। तो वो जो स्ट्रगल था वो एक ट्रांसफॉर्मेशन था अपनी सोसाइटी का और अपने पॉलिटिक्स का। तो फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रगल के दौरान ही हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रखी थी या ऐसी चीज़ें बना रखी थी कि हमारी कंट्री का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, या हम अगर आज़ाद होते हैं तो एक ऐसी कंट्री लेके निकलेंगे। उसके और भी बहुत सारे आइडियाज़ थे। जैसे आप यहाँ देखो इस पैराग्राफ में, एज फॉर बैक एज इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके कुछ मित्रों ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रखा था इंडिया का, और 1931 में कराची जो
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था या कांग्रेस का सेशन हुआ था, वहाँ पर इसको अप्रूवल भी मिल गया था और वो रेजोल्यूशन पास किया गया था कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम कर दिया जबकि हम गुलाम थे, वी वर नॉट फ्री, तो आपने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर दिया, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। अगर आप उस पर कहेंगे तो एक लेक्चर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया उसमें बहुत सारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी, आपको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है। उसके बाद कुछ राइट्स लोगों को दिए गए थे, तो इन सब बेस पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। तो आप ये कह सकते हो कि किस तरह से हमारा फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा या फ्यूचर इंडिया होगा, इसकी झलक गुलाम इंडिया में ही देखने को मिल गई थी। माइनॉरिटीज़ के राइट्स मिलने वाले थे, वो सारी चीज़ें उसमें थी। Some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly made the deliberate of the Constitution. Okay friends, उसके अलावा बहुत सारे, चूंकि ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे और समय समय पे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि समय समय पे वो एक्ट्स लाते थे बीच बीच में, उनको रूल्स सेटअप करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको हम एक्ट बोलते हैं, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट कर लो 1947 का, या फिर आप कह सकते हो कि इंडिया गवर्निंग एक्ट कह सकते हो 1935 का था, 1919 का था, 1909 का था। तो इस तरह के जो एक्ट्स आते थे उसमें भी कुछ प्रोविजंस धीरे धीरे दिए जा रहे थे, तो उससे भी हमें एक आइडिया लग जाता था कि हाँ ये अच्छा हो सकता है, ये खराब हो सकता है। जैसे आप इस पैराग्राफ में देखो, द फेमिलिटीज विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल्स आल्सो हैव डेवलप्ड एन एग्रीमेंट ओवर द institutional design. The British rule has give voting rights not only to a few peoples. On the basis of British has introduced a very weak legislature. तो आप ये देखेंगे इन सारी चीज़ों में वही दिखाने की कोशिश किया गया है इस पैराग्राफ में कि किस तरह से जो ब्रिटिश का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो एक्ट्स थे, वो हमें हेल्प करते थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और जो एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने देखा था बाद के समय में जो उनकी असेंबलियाँ होती थी, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली होती थी, चाहे वो सेंट्रल की असेंबली होती थी, चाहे वो वायसराय की असेंबली होती थी या कमेटी होती थी, उसमें कुछ इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया था और कुछ वोटिंग राइट्स भी इंडियंस को मिले थे। तो ये जो मेंबर्स उसमें जाते थे वो उनकी एक्टिविटीज़ देखते थे कि किस तरह से काम हो रहा है, तो हम उनके पास एक्सपीरियंस हो गया था कि हाँ ठीक है कैसे काम किया जाता है, और वो एक्सपीरियंस आगे चलकर बहुत काम आया था। उसके बाद उसके यही कह रहा है कि यही रीज़न था कि इंडिया एक्ट 1935 से ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। उसके बाद आता है ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डिलिबरेटिंग ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। ये सारी चीज़ें तो थी ही, उसके अलावा हम जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी किया। स्टडी करने के बाद अलग अलग देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बेसिक चीज़ें थीं, जो ऐसी चीज़ें थीं जो लगती थी कि हाँ वो हमारी कंट्री के लिए सूटेबल होंगी, उसको हमने उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लिया। जैसे आप देखेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए, द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड एन इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक शार्प अ सिस्टम बेस्ड ऑफ अ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो पास था मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वो तैयार हो चुका था। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन रहा था या कैसे बना। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु देन वेयर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से बनाया गया। तो सबसे पहले द ड्राफ्टिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिनका काम था सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना या बनाना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसी नहीं थी कि कोई भी बना देता या कोई एक पार्टी मिल गई, जैसे कांग्रेस उस समय लीड कर रही थी तो कांग्रेस ही बना देती। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर होंगे और वो मेंबर कौन कौन होगा उसके लिए पर्टिकुलर इलेक्शन कराए गए थे। तो वो जो इलेक्शन हुआ था उसमें हालांकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था क्योंकि उस समय लोग इतने अवेयर नहीं थे, फिर भी प्रोविंसेस से लेके कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि उनको इलेक्ट कर लिया गया था। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो सबसे पहले जुलाई 1946 में बनी थी। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946 सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता है
14 अगस्त 1947 को डिवाइड कर दिया गया था इंडिया को। अब डिवीज़न के बाद चूंकि अब कंट्री डिवाइड हो गई तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी डिवाइड होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, दूसरी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ओके फ्रेंड्स, और जब डिवीज़न हुआ उसके बाद जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसमें सिर्फ 299 मेंबर्स रह गए थे, और द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 26 नवंबर 1949, और इफेक्ट में कब आया 26 जनवरी 1950। और इसी को याद रखने के लिए और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू कर दिया। अभी कह रहे हैं कि वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स एगो। आज भी हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं जो 60 साल 70 साल पहले बनाई गई है। भारत के साथ साथ जितनी भी कंट्री आज़ाद हुई, इंडिपेंडेंट हुई, या भारत के बाद भी जो कंट्रियाँ इंडिपेंडेंट हुई, आप उठा के देखिए, उनमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि बाद में फिर से रीराइट करना पड़ गया कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम वहाँ फेल हो गया, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, कहीं पर आप उस तरह की जो भी कंट्रियाँ थी उस समय इंडिपेंडेंट होने वाली, उन्हें उठा के देखिए। बट इंडिया में समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग होता चला गया। उसका रीज़न क्या था, आप हम देखेंगे। सबसे पहला रीज़न था द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट, ये देखिए ये पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलॉन, इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। मीन्स कि वो सिर्फ कुछ लोगों के मत नहीं थे, कुछ लोगों की थिंकिंग नहीं थी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है। उस समय जिस हिसाब से इलेक्शन हो सकता था उस हिसाब से इलेक्शन हुआ, और उस समय के तमाम लोगों के जो थिंकिंग थी या जो कंसेंस था वो सारी चीज़ें उसमें थी। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड, ये तो वही था। अब आप बढ़ेंगे, मीन्स आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने नहीं बनाया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस लीडिंग पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के अलावा भी ऐसे कई सारी पार्टियां और ऐसे कई सारे सोशल ग्रुप के लोग थे जो कांग्रेस से सहमत नहीं थे। उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौका मिला कि वो भी अपने फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं, अपने फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या था, द सेकेंड रीजन क्या था? पहला रीजन तो ये हो गया। द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. There was no universal adult franchise at that time, so the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the peoples of India. It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above. हमने वो बात कर ली थी। अब हम देखेंगे कि ये जो इंश्योर्ड था कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से होंगे, वो एक जोग्राफिकल शेयर था ऑफ ऑल मेंबर्स ऑन ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग इकट्ठे हुए थे और उन सब लोगों ने मिलके इसके बारे में बात की थी। प्लीज़ आप ये जो ब्रैकेट, ये जो साइड में कुछ लोग दिए गए हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, जसपाल सिंह हैं, दुर्गाबाई देशमुख हैं, उसके बाद बलदेव सिंह हैं, प्लीज़ इनके बारे में देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, इससे आपको नॉलेज मिलेगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द पार्टी दैट लीड्स इंडिया इन फ्रीडम स्ट्रगल, बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप एंड ओपिनियन। जो हमने बात की थी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कांग्रेस की विचारधारा से, उसकी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाते थे या एग्री नहीं थे, फिर भी वो उसमें शामिल थे क्योंकि उन्हें भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। डिबेट होनी थी। और आगे हम देखेंगे, फाइनली द मेंबर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव सेंस टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सिस्टमैटिक वे में काम कर रहा था। पहली मीटिंग हुई थी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें। पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें अलग अलग कमेटी बना दी गई, अलग अलग कमेटी बनाई गई थी। उस अलग अलग कमेटी को अलग अलग वर्क दे दिए गए थे। किसी कमेटी को दे दिया गया था आपको फंडामेंटल राइट्स डिज़ाइन करने हैं, किसी को दे दिया गया था आपको DIP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिज़ाइन करने हैं, किसी को दे दिया गया था कि आप वर्ल्ड के किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या क्या उठा सकते हैं। ये बहुत सारी, किसी को दे दिया गया था कि सेंट्रल का क्या रोल हो सकता है, कॉमर्स ट्रेड का क्या सीन हो सकता है। तो अलग अलग कमेटियों को काम बांट दिया गया था। वो सिस्टमेटिक वे में अपने काम को डिज़ाइन करते थे। उसके बाद एक मेन था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका काम था कि सारी कमेटी जो अपने अपने ड्राफ्ट लेके आ रही थी उन सबको एक साथ समराइज कर देना
और एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह दिखे, जो एक सिस्टमेटिक वे में दिखे और उस पर बहस की जा सके। फिर उस पर आप यहाँ देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर prepared a draft of constitution for discussion. Several rounds of throughout discussions took place on the draft constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया उसमें बहुत सारी बहस हुई, एक एक क्लॉज पे बहस हुई, लोग बात कर रहे थे, अपने आइडियाज रखते थे, अपनी चीज बातें रखते थे। लगभग 114 दिन, लगभग 3 साल के अंदर 114 दिन बहस हुई और 1000 से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि बदलाव करना। डिस्कशन होता था, बहस होती थी, लोग सहमत नहीं होते थे, वोटिंग होती थी, सहमत नहीं होते थे तो उसकी जगह पे क्या हो सकता है वो बात आती थी। जब वो एग्री होता था, हो जाती थी, या उस सेंसन हो जाता था या पास हो जाता था, तो पुरानी चीज़ को हटाकर नई चीज़ ऐड कर दी जाती थी। तो ये कंटिन्यूसली चला आ रहा था। और ये जो बहस होती थी, जो बातें वहाँ पे रखी जाती थी, जब असेंबली के मेंबर्स अपनी बात रखते थे तो उसे रिकॉर्ड किया जाता था। एक एक बातों को, एक एक वर्ड्स को रिकॉर्ड किया गया है और बाद में उसे प्रिंट किया गया। जब उसे प्रिंट किया गया तो वो 12 बल्कि वॉल्यूम्स में वो आए हैं, आज भी वो रखे गए हैं और उनका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। आज भी वो 12 वॉल्यूम्स में है, रखी गई हैं। और वो इसलिए रखी गई हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि हम कहते हैं ना कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, कानून ऐसा है कि जो चाहे जैसा चाहे वैसा समझ सकता है। तो किसी लॉ के पीछे, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ जो बनाया गया है उसके पीछे क्या इंटेंशन रहा होगा, उसके पीछे उनका जो मेन इंटेंशन है उसे समझने के लिए आप वो जो डिबेट्स है उसको आप पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। स्पेशली जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो उन बुक्स को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किसी भी लॉ के पीछे या किसी भी रूल के पीछे क्या इंटेंशन था बनाने वाले का। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें आप देख लिए होंगे। तो ये था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि एक्चुअल में जब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी या बाकी सारी चीज़ें हैं कि इंडिया कैसा है, उसके पीछे क्या रोल था। तो मिलते हैं, अगर कोई और डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम उसको कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।